हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज का ये वीडियो गणित 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप गणित में 95% मार्क्स ज़रूर लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको गणित बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। पूरा गणित एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। यह वीडियो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है मैथ 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। पूरी बुक के बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आप 20 में से 20 नंबर प्राप्त करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से परिमित संख्या होगी। निम्न में से परिमित संख्या होगी। ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है √3 और ऑप्शन सी है √9 और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों √7। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितनी मैंने आपको बताया है कि परिमित संख्या वो होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं। तो √2 है और जिनका हम वर्गमूल निकाल सकें वो परिमित संख्या होती है। तो √2 ये है परिमित संख्या है, √3 भी यह परिमित संख्या है और √9 इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि √9 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। √9 का वर्गमूल होता है 3 और किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये आएगी p/q, जिसे हम परिमित संख्या कहते हैं। और √7 इसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए ये √7 परिमित संख्या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है। √9 कैसी संख्या है? एक परिमित संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक के और अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही है और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ऑप्शन ए है 2 0, ऑप्शन बी है 0 2, ऑप्शन सी है 3 0 और ऑप्शन डी है 0 और 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं। तो जैसा कि हमें दिया है, समीकरण दे रखी है हमें तीसरे में दे रखी है, यानी 3x और +2y = 6। तो इसे फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और सेकंड समीकरण दे रखी है y = 0 है। तो क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y की वैल्यू रखेंगे, यानी 3x + 2 गुणा y की वैल्यू रख लेंगे 0 = 6। तो ये हो जाएगा 3x और 0 की 2 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 6 और 3x बराबर हो जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6। तो x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर 0, ये आपको पहले से ही दी हुई है। तो आपके आंसर हो जाएंगे 2 और 0। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन ए सही है, 0 और यानी 2 और 0। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं। ऑप्शन ए है 5,2, ऑप्शन बी है 5,-2, ऑप्शन सी है -5,2, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों -5 और -2। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी हल करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा आपका आंसर सही है। तो द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, यानी x² - 3x और -10 = 0। तो गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे -10, यानी 1 गुणा -10 बराबर -10। अब हमें दो संख्या चाहिए जो हमारी -3 हो जाए और गुणा करें तो -10। तो वो दो संख्या आपके प्यारे विद्यार्थियों -5 और गुणा 2, तो -10 हो जाएगा और -5 में से
प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 3। तो आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 2x और माइनस 10 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन लेना प्यारे विद्यार्थियों, x। तो ये बचा x माइनस 5 प्लस, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 प्लस का, ये बचा x प्लस 2 का भाग माइनस में करेंगे 10 में, तो माइनस के 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 या x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2। तो मूल हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके, यानी मूल जो होंगे आपके 5 और माइनस 2, यानी मूल हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों प्लस के 5 और माइनस के 2। तो अब ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 5 और माइनस के 2। और प्यारे विद्यार्थियों अब क्वेश्चन नंबर है 5। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा दसवां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। ऑप्शन ए है -40, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 36। तो इसको हल कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसा कि हमें दे रखा है कि डी बराबर यानी सार्वंतर होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी डी बराबर है -4 और दसवां पद जो दे रखा है, दसवां पद बराबर दे रखा है -8 और दसवां पद होता है हमारा a प्लस 9d बराबर -8। तो इसमें हम d की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 9 गुणा d की वैल्यू -4 बराबर -8। उसके बाद a 9 चौक 36 यानी -36 हो जाएंगे बराबर -8 और a बराबर -36 पक्षांतर कर दूंगा इधर तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो -8 और प्लस 36 और a बराबर हो जाएगा 36 में से 8 घटाएंगे प्लस के 36 में से -8, तो 16 में से 8 गए 8 और 2। तो इस प्रकार a बराबर आ जाएगा आपका a बराबर प्लस के 28। अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका सी सही हो जाएगा, यानी 28। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 6 है। चित्र में डी ई समांतर है बी सी तो सी ई की माप होगी। यानी चित्र में डी ई समांतर है बी सी तो सी ई की माप होगी। तो इसमें हमें वैल्यू दे रखी हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको हल करते हैं। यानी डी ई समांतर है, यानी त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें दे रखा हमें ऑप्शन ए में दे रखा 5.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें इसमें दे रखा है, यानी डी ई समांतर है बी सी के, और इसमें हो जाएगा आपका ए डी बटे बी डी बराबर और ए ई बटे ये हो जाएगा सी ई। तो ए डी की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों 1.3, यानी 1.3 और बी डी की दे रखी है 3.9। उसके बाद वैल्यू दे रखी है हमें ए की दे रखी है 1.5 बटे सी ई, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.3 सी ई बराबर 3.9 गुणा 1.5
और ये हो जाएगा आपका CE बराबर 3.9 गुणा 1.5 बटे में आ जाएगा 1.3। तो 1.3 इसमें भाग करेंगे 3.9 में तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 3 किस में गुणा करेंगे 1.5 में तो ये जाएगा 15×3 = 45 यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। 4.5 सेंटीमीटर आया निकल के। तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु 5 0 और बिंदु -12, 0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 17। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें बिंदु दे रखे हैं, यानी बिंदु दे रखे हैं हमें 5, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 और 0, और दूसरे बिंदु दे रखे हैं -12 और 0। तो ये इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 और ये से मान लेते हैं y2 की वैल्यू। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों √ यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू रख लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी यहाँ से -12, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भी 0 है। तो -12 -5 माइनस के हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 17, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और -17 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा आपका 289 प्लस 0 और 0 में 289 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा √289, और 289 जो वर्गमूल होता है प्यारे विद्यार्थियों कितने का होता है 17 का। तो अब देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। हमारा आंसर निकल का आया 17। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही है 17। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है कि यदि 3 tan a = 4 हो तो sec a का मान होगा। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 3/5 और ऑप्शन डी है 5/3। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है कि 3 यानी 8वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपका ये 3 tan a बराबर है 4, तो ये हो जाएगा आपका tan a बराबर 4/3। और हमारा सूत्र एक यानी sec a बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर a, तो बराबर √1 प्लस tan a की वैल्यू कितनी है 4/3 का वर्क कर देंगे यहाँ पर। और प्यारे विद्यार्थियों 1 + 4 का वर्क करेंगे 16 और 3 का वर्क कर देंगे 9, तो 9 एकम 9 और 16 हो जाएंगे आपके 25 बटे में हो जाएगा 9 अंडर √ के अंदर। तो √25 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 5 और अंडर √ का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आपकी वैल्यू आ जाएगी sec a बराबर 5/3। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 5/3 कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही है 5/3। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 tan तीसंस बटे 1 - tan स्क्वायर तीसंस का मान होगा। ऑप्शन ए है, इसमें दे रखा हूँ मैं ऑप्शन ए में cos 60 और sin 60, सी में है tan 60 और ऑप्शन डी में है cot 60। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है
यानी 210, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और बटे में हो जाएगा आपका 1 - 10। 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और इस पर रूट चढ़ जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा। आगे हो जाएगा 2 में, ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 - 1/√3 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 1/3 ही, बराबर 2/√3, और बटे में हो जाएगा 3 × 3, 3 में से 1 गया, 2/3। अब क्या करेंगे कि 2/√3 में गुणा हो जाएगी, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार, और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका √3 बार। तो ये निकल कर आया आपका √3। अब √3 देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों किसकी वैल्यू होती है। तो √3 जो वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो 10 60 की वैल्यू होती है। कितने की होती है प्यारे विद्यार्थियों? 10 60 की। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी 10 60 की वैल्यू होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 60 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण, त्रिज्या आर के वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। ऑप्शन ए है θ/180 गुणा 2πr, ऑप्शन बी है θ/180 गुणा 2πr², और ऑप्शन सी है θ/360 गुणा 2πr, और ऑप्शन डी है θ/720 गुणा 2πr²। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, θ/360 अंश गुणा 2πr। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो इसमें है ऑप्शन ए है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो जैसा कि हमें दे रखा एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है? πr²। क्या होता है? बेलन के आधार का, यानी 11वां है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्र होता है πr², बराबर दे रखा 9 पाई, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 9, और r बराबर हो जाएगा √9, और r बराबर √9 का जो वर्गमूल लेंगे वो आ जाएगा 3। तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा त्रिज्या कितनी आई निकल के? 3, तो बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार व्यास आ जाएगा आपका निकल कर प्यारे विद्यार्थियों 6 सेंटीमीटर। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 12 है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी है 6। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, यानी 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है। तो 1 से प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनका माध्य निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। तो माध्य बराबर हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9।
ये कितनी हो जाएंगी, यानी माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये हो जाएगा, यानी 9 ही पद हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इनको जोड़ने पर ये आपके हो जाएंगे 45, और 9 की भाग करेंगे तो 9 पंजे 45। तो इस प्रकार आपका माध्य आएगा निकल के, यानी 5। अब देखते हैं, यानी 5 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि आपका आंसर यानी ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका ए सही है, यानी 5। तो प्यारे विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में से 20 नंबर प्राप्त हों। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्रीय वृत्त की माप है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय वृत्त की माप है। ऑप्शन ए है बारंबारता, ऑप्शन बी है संचयी बारंबारता, ऑप्शन सी है वर्ग अंतराल, और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों बहुलक। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही राइट आंसर है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, यानी बहुलक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 14 है कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। ऑप्शन ए है माध्यक बराबर होता है 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। ऑप्शन बी है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन सी है कि बहुलक बराबर होता है 2 माध्य माइनस 3 माध्य। और ऑप्शन डी है माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी पर्याप्तता है। यानी यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए है इसमें 3/4, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है 1। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सही राइट आंसर है ऑप्शन यानी डी सही है 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3 और -7 का सार्वंतर होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल करते हैं। जैसे कि हमें सारणी दे रखी है, यानी सारणी दे रखी है माइनस, यानी 16वां क्वेश्चन है, -5 है और -1, 3 और 7। तो सार्वंतर ज्ञात करना, ये तो हमारा प्रथम पद होता है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है इसमें -1, और प्रथम पद क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 5। तो इसमें से घटा लेंगे, प्लस के 5 में से माइनस के घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 4। तो ये डी निकल के आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा यानी डी सही है, यानी 4, यानी सार्वंतर जो निकल के आएगा वो प्लस का 4 होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एपी समांतर श्रेणी है 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। ऑप्शन ए है 9वां, ऑप्शन बी है 10वां, और ऑप्शन सी है 11वां, और ऑप्शन डी है 12वां। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। जैसे कि हमें सारणी दे रखी है, यानी 17वां है सवाल, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका प्रथम पद 21, और इसमें से हम डी ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 है आपका 42 माइनस A1 है 21। तो डी निकल का आएगा, 42 में से 21 जाएंगे, 2 में से 1 गए 1, 4 में 2 गए 2। और कौन सा पद, यानी अंतिम पद दे रखा हमें AN बराबर 210। तो समांतर श्रेणी के एनवें पद से, तो सूत्र होता है आपका प्यारे विद्यार्थियों AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी से। तो AN दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 210 बराबर ए दे रखा 21 प्लस N वहाँ हमें, यानी N हमें ज्ञात करनी है,
और डी दे रखा है हमारा ये भी 21, यानी डी भी 21 निकल कर आया है और ए भी हमारा 21 ही है। तो 210, 21 जो प्लस के पक्षांतर कर लेंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर, ये हो जाएगा 21n-1। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बची 0, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 1 बराबर 21n-1 और ये हो जाएगा 189/21 बराबर n-1। तो 21 की भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका, 9 बार 21 निम्मा 189, तो ये हो जाएगा 9 बराबर n-1 और 9 ये माइनस का 1 है, इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा बराबर n, 9 और 1 10। तो nवां पद, जो nवां पद कौन सा हो जाएगा यानी 10वां। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो 200 यानी हमारा कौन सा पद हो जाएगा, यानी वो 10वां पद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन में कह रहा बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य होंगे। ऑप्शन ए है -3, 1, ऑप्शन बी है -3, -1, ऑप्शन सी है 3, -1 और ऑप्शन डी है 3 और 1। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। जैसा कि हमें बहुपद दे रखा है, यानी x², ये दे रखा हमें x² - 2x - 3, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो x² गुणांक 1 है -3, तो इसमें गुणा कर लेंगे 1 गुणा -3, तो ये जाएगा -3। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है दो जो जोड़ें घटाएं माइनस के 2 हो जाएं, तो वो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों, हो जाएगी -3x। 3x में से हम घटाएंगे कितने, यानी 3 में से प्लस का 1 घटा लेंगे तो बचेंगे -2 और -3 में गुणा करेंगे प्लस की 1 की तो -3। तो हो जाएगा आपको यहाँ पर x² माइनस यानी 3x और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर x -3। तो x यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x -3 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x -3। तो ये हो जाएगा x -3 और ये हो जाएगा x + 1 और शून्य पूछ रहा है तो बराबर हो जाएगा 0। तो x -3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 3 या x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो शून्य हो जाएंगे 3, -1। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन यानी 18वें का ऑप्शन सी सही है, यानी हमारे निकल का है 3 और -1। तो देखते हैं 3 और -1 ऑप्शन, यानी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 10 साल के रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, तो प्यारे विद्यार्थी इनको आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है 9 sec² है -9 tan² है। तो क्या करेंगे इसमें प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 9, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका sec² है -tan² है और ये प्यारे विद्यार्थियों आपका 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 1, तो ये हो जाएगा 9 × 9। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में है 10। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 9, यानी ये आपका 9 × 9, तो ये आपका आंसर आया 9। तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 9। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। यह है √25 और यह बी है √81, ऑप्शन सी है 5/3, ऑप्शन डी है 5 + √2।
तो प्यारे विद्यार्थियों, √25 ये तो परिमित संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये नहीं है। √81 इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 आ जाएगा। और 5/3 ये परिमित संख्या ही है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है। और D जो है 5 + √2 ये क्या है, अपरिमित संख्या है, क्योंकि √2 क्या है, हमारी अपरिमित संख्या है। तो इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन इसमें क्या है, डी सही है, 5 + √2। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21 है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। तो प्यारे विद्यार्थियों वृत्त से स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कितनी, तो आपका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी सही है, यानी 1। यानी स्पर्श बिंदु से वृत्त के स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा केवल 1 खींची जा सकती है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयाक्ताओं का योग होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयाक्ता का योग होता है। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों 1। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 माह है 1 - 10² 45 अंश बटे में है 1 + 10² 45 बराबर है। यानी 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45 किसके बराबर है, cos 90 अंश के। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है tan 90 अंश, ऑप्शन सी है sin 90 अंश, ऑप्शन डी है sin 45 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। कि जैसा कि हमें दे रखा है इसमें, यानी 1 - 23वां क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। तो 1 - 10² 45, तो 45 का मान होता है 1, इस 1 का हम वर्क कर लेते हैं बटे में, नीचे है 1 + 10 45 का मान 1, इसका भी हम वर्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1 का वर्क करेंगे 1 और 1 + 1 का वर्क करेंगे 1, तो ये तो हो जाएंगे -+0 और 1 और 1 2। तो जब 2 की भाग 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में किसका वो होता है, तो प्यारे विद्यार्थी आपका cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसमें देखते हैं कौन सा है आपके, इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, यानी cos 90 अंश। हमारा भी ये आपका cos 90 अंश ही आंसर निकल गया। तो इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन यानी आंसर सही हो जाएगा cos 90 अंश, यानी ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए है माध्यमिका, ऑप्शन बी है माध्य, ऑप्शन सी है मानक विचलन और ऑप्शन डी है बहुलक। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, मानक विचलन। और क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, यानी 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से सामान्य कहलाती है। यानी 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से सामान्य हो कहलाती हैं। ऑप्शन ए है समान आकृतियां, ऑप्शन बी है समरूप आकृतियां, ऑप्शन सी है सममित आकृतियां, ऑप्शन डी है सर्वांगसम आकृतियां। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी समरूप आकृतियां। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने अब तक आपको 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी बुक मैथ के जो आपको बताए हैं, और ये 10 साल से बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको आप अच्छी तरीक़ा से हल कर लीजिएगा और आप इन्हें एक नोटबुक में लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा।
तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक x और y हैं, x, y हैं। तो बिंदु दे रखे हैं हमें, बिंदु हैं -1 और 7 और दूसरे दे रखे बिंदु 4, -3। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी x1 बराबर हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों -1 और x2 हो जाएगा बराबर 4 और ये 2:3 में दे रखा है तो हो जाएगा आपका m1 बराबर 2। इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पर y1 बराबर यानी 7 और y2 बराबर हो जाएगा आपका -3 और m2 हो जाएगा बराबर 3। हम क्या करेंगे, इसमें विभाजन सूत्र से इसे हल करते हैं। विभाजन सूत्र से तो प्यारे विद्यार्थी, विभाजन सूत्र है आपका यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। आगे हल करते हैं इसे, तो हो जाएगा x1 की वैल्यू यानी m1 की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों 2 गुणा x2 की वैल्यू दे रखी है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 गुणा x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों -1 और बटे में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू रखी है 2, m2 की वैल्यू दे रखी है 3। तो ये हो जाएगा आपको 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 हो जाएंगे -3, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 5 बटी 5 तो 5 एकम 5 तो हो जाएगा आपका 1, यानी x बराबर आ जाएगा आपका कितना 1। इसी प्रकार y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका y बराबर m1 y2 प्लस m2 और y1 बटे में हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों m1 प्लस m2 बराबर m1 की वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू है आपके प्यारे विद्यार्थी 2 गुणा y2 की वैल्यू है 7 प्लस m2 की वैल्यू है 3 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है, यानी y2 की वैल्यू है -3। दोबारा समझ लेते हैं इसे, यानी m1 की वैल्यू जो है वो दे रखी है m1 की वैल्यू यानी 2 गुणा और y2 की वैल्यू दे रखी है -3 प्लस और m2 की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा y1 की वैल्यू दे रखी है 7 और बटी में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका
M1 प्लस M2, तो M1 है 2 और M2 आपका 3। इसे हल करते हैं, माइनस के 3 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 और 7 के 21 हो जाएगा प्लस का, और बटे में हो जाएगा 3 और 2 5। तो प्लस के 21 में से माइनस 6 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 15 और बटे में हो जाएगा आपका 5, और 5 से काट देंगे से 3 बार, तो ये जाएगा आपका y बराबर 3। तो इस प्रकार हमारे आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 1 और 3, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे विद्यार्थियों? परिमेय संख्या है। उसके बाद तो परिमेय कब होगी, यानी 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर जब इसे आप P बटे Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q से अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q से अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। आगे हल करते हैं, यानी अंडर रूट 2 बराबर 6 प्लस का पक्षांतर करने पे हो जाएगा आपका माइनस का P बटे Q और माइनस हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 बराबर Q का हम यानी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों P माइनस 6Q बटे Q। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, लिखेंगे यहाँ P और Q क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक हैं। अतः P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः
हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर मान लेते हैं x इकाई और चौड़ाई मान लेते हैं, और आयत की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y इकाई। तो जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है तो आयत का क्या ज्ञात कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थी होता है आपका, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ x गुणा y, तो हो जाएगा xy। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर xy। उसके बाद प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा है, यानी फर्स्ट शर्त से इसमें कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या कम हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी आयत का क्षेत्रफल xy और कितना कम हो जाता है 9 इकाई। यदि उसकी लंबाई, यानी जो लंबाई है, यानी x कितनी कम हो जाती है 9, तो ये जाएगा x - 5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो ये जाएगा y + 3 बराबर xy - 9। यानी आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, यानी लंबाई x - 5, यानी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। तो x में y गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका xy, और y गुणा करेंगे xy हो जाएगा x में y की, फिर x की 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, और माइनस के हो जाएंगे 5y, और माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 15 बराबर xy - 9।
आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y और -15, और ये एक्स प्लस वाई जो है ये आपके प्लस के, तो इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस का 9 है तो इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा बराबर 0। अब इन्हें हम कैंसिल कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई ये आपके प्लस के हैं और एक्स प्लस वाई जो माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थी क्या बचा आपका, यानी 3x माइनस 5y और माइनस के 15 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके प्यारे विद्यार्थी 6 बराबर 0। और इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी समीकरण को, x माइनस 5y बराबर 6। और प्यारे विद्यार्थी इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसे हल करते हैं सेकंड शर्त से। तो सेकंड शर्त में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। तो सेकंड शर्त से प्रश्न अनुसार सेकंड शर्त में कह रहा है यदि हम लंबाई को कितनी बढ़ा लें, 3 इकाई, तो हो जाएगी आपके x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा लें, चौड़ाई मानी यहाँ हमने 2, तो ये जाएगा y प्लस 2 बराबर, तो क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई बढ़ जाता है यानी 67, यानी x प्लस वाई प्लस 67। इसको हल करते हैं। x में y गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स की 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, और प्लस 3 की y में गुणा करेंगे तो 3y, और प्लस 3 दूनी हो जाएंगे 6 बराबर एक्स वाई और प्लस 67। उसके बाद एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, इनका पक्षांतर कर लेंगे। ये प्लस के इधर आने पर ये हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 67 बराबर 0। अब कैंसिल कर लेते हैं, यानी एक्स प्लस ये एक्स वाई तो प्लस के हैं और एक्स वाई माइनस के हैं। तो यहाँ बचा प्यारे विद्यार्थी आपका 2x प्लस 3y और 6x, 6 जो है प्लस के हैं और माइनस के 67 हैं। तो प्यारे विद्यार्थी बचेंगे आपके माइनस के 61 बराबर 0। और इसे कर लेंगे आप 2x प्लस 3y बराबर 61, और इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो प्यारे विद्यार्थियों अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट समीकरण में से सेकंड समीकरण को घटा लेंगे। तो फर्स्ट समीकरण है आपकी यानी 3x और माइनस 5y बराबर 6, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो इन्हें हम हल करते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट समीकरण और ये है आपकी सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि पहले हमें चाहे अगर x के मान काटने हैं तो हमें x की वैल्यू बराबर करनी है, चाहे y की काटनी है तो y की वैल्यू बराबर करनी है। यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6 है, यहाँ 2x प्लस 3y। तो हम क्या करेंगे, हम y को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यानी समीकरण एक में तो y के गुणांक की गुणा कर लेंगे ऊपर यानी 3 की, और नीचे वाले में इस y की गुणांक की गुणा कर लेंगे यानी यहाँ पर कर लेंगे 5 की। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 3 की गुणा तथा समीकरण 2 में 5 की गुणा करने पर 5 की गुणा करने पर
प्यारे विद्यार्थी 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी 3 तिया 9x और 3 पंजे 15y बराबर 6 तिया 18। इसी प्रकार 5 गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10x और 5 तिया 15 प्लस के y और बराबर हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, यानी 305। अब इसे नाम देते हैं, ये हो जाएगी समीकरण 3 और ये हो जाएगी समीकरण आपकी 4। अब समीकरण 3 में से 4 घटाने पर समीकरण 3 घटाने यानी जोड़ने पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, यानी अगर हमारे विपरीत चिन्ह आते हैं तो हम समीकरण क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, जोड़ेंगे। अगर समान चिन्ह आते हैं तो समीकरण को घटाएंगे। तो हमारे विपरीत चिन्ह तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15y माइनस के 15y प्लस के तो कैंसिल हो जाएंगे, और 9x और 10x हो जाएंगे आपके 19x बराबर, इन्हें जोड़ लेंगे 305 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 323। ये हो जाएगा आपका x बराबर 323/19 और x बराबर 19 की भाग करेंगे 23 में तो ये आपकी 17 बार कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 17। आगे करेंगे। अब x का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख लेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है प्यारे विद्यार्थियों 3x माइनस 5y और बराबर 6। तो 3 गुणा x की वैल्यू आई प्यारे विद्यार्थियों 17 माइनस 5y बराबर 6 और 17 हो जाएंगे यहाँ पर आपके 51 माइनस 5y बराबर 6 और माइनस के 5y बराबर 6 माइनस, यानी ये 51 प्लस के अंदर आके माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5y और माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 45। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 45/5 और 5 से कट जाएगा 9 बार, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 9। तो हमारी बीमारी क्या हो जाएंगी अब, तो अतः आयत की लंबाई क्या मानी प्यारे विद्यार्थियों आपने, x बराबर कितनी हो जाएगी 17 और आयत की जो चौड़ाई है वो मानी आपने प्यारे विद्यार्थियों y, ये हो जाएगी आपकी 9, यानी हो जाएगी 17 इकाई और ये हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी आपकी 9 इकाई। और यही प्यारे विद्यार्थी आपके क्या हैं, आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से ही तो समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। तो कहने का मतलब है जो बेलन के आधार की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी और जो शंकु की ऊंचाई होगी वही बेलन की ऊंचाई होगी। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम एक बेलन बना लेते हैं। यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक बेलन,
और ये क्या है, शंकु। और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये, यानी 6 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या। और ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन की। क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और बेलन के आधार की ऊंचाई हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, पहले हमें क्या लिखनी थी, ऊंचाई लिखनी थी, लेकिन मैंने पहले यानी बेलन के आधार की त्रिज्या लिख दी है। तो आप पहले ऊंचाई लिख लें। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, बेलन के आधार की ऊंचाई यानी h बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास r और h है तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 पाई आर एच बराबर, तो 2 गुणा पाई को इसी प्रकार रखे रहेंगे, और आर की वैल्यू आपकी 6 है, गुणा और एच की वैल्यू है 10। सभी गुणा कर लेंगे, 10 छंग 60, 60 दूनी हो जाएंगे आपके 120 पाई। और बेलन का वक्रपृष्ठ याद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यानी वर्ग सेंटीमीटर, 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई का जो तुरंत देंगे, आर की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से 6 यानी 6 का वर्ग। तो पाई गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, तो हो जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम शंकु की त्रिज्या। तो इसमें दे रखा प्यारे विद्यार्थियों में, यानी शंकु की त्रिज्या आर बराबर यानी बेलन की त्रिज्या। इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से, यानी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला। यानी कहने का मतलब है कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, और जो बेलन की ऊंचाई होगी वही शंकु की ऊंचाई होगी। तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर बेलन की त्रिज्या आर बराबर है यानी 6 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। ये दे रखे प्यारे विद्यार्थियों
10 सेंटीमीटर। तो जो हम शंकु की हमें क्या मिल दे रखी है, आर और एच, तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद कर लेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हमें ज्ञात करनी इसमें एल। तो जो एच की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 10⁻², और आर कितनी दे रखी है 6⁻²। तो एल बराबर हो जाएगा यानी √10⁻² प्लस 6⁻², 10 का वर्क करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा 100, और 6 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 136। तो 136 का जब वर्गमूल लेंगे तो प्यारे विद्यार्थी ये आएगा आपका 11.66 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर आ जाएगा 11.66 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाई आर एल। तो पाई को तो आप ज्यों का त्यों रखा रहने दें, पाई गुणा आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और एल की वैल्यू आई है 11.66, और इन सभी गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा 69.96 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब बचे, अब ज्ञात करना हमें शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो बचा हुआ है शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका लिखेंगे शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो हो जाएगा यानी बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो बेलन का कितना दे रखा है वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का दे रखा है प्यारे विद्यार्थी 122 पाई सेंटीमीटर, पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका यानी बराबर 120 पाई प्लस, और बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन के आधार का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 36 पाई प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है आपका 69.96 पाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर यह आएगा आपका यानी 225.96 पाई। इसे आगे हल करते हैं
तो ये जाएगा 225.96 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसे कर लेंगे 225.96 गुणा 22 और बटे में हो जाएगा 7। तो गुणा करने पर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 49.71.12 और 7 की भाग करने पर यह आएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 710.16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 710.16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। अतः शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बराबर 710.16 वर्ग सेंटीमीटर। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका क्या है, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पेडिस्टल के शिखर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी एक पेडिस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम मान लेते हैं, यानी माना पेडिस्टल की ऊंचाई इसे मान लेते हैं बराबर x मीटर। तो चित्र बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या हमारा, यानी ये हमारा शिखर है, यानी ये हमारा क्या है, पेडिस्टल है। और पेडिस्टल किस पर है, यानी ये पृथ्वी पर स्थित है। और ये जो यहाँ से शिखर है, यानी पेडिस्टल के शिखर का 1.6, शिखर से जो है 1.6 मीटर ऊंची यहाँ से क्या लगी है, एक मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो यानी प्यारे विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका कितने अंश का कोण है, 60 अंश का। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, यानी ये जो पेडिस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यानी 45 अंश है। तो इन्हें नाम देते हैं, ये हो जाएगा आपका ए बिंदु, ये हो जाएगा आपका बी बिंदु और ये हो जाएगा सी, और इसे मान लेते हैं डी बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये 1.6 मीटर है और ये हमने मान ली x मीटर। तो पहले देखेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज BCD में, बी सी और डी में देखेंगे त्रिभुज BCD में, इसमें क्या है BCD, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। यानी लंब क्या है आपका प्यारे विद्यार्थियों, BC
और आधार क्या है आपका DC। तो लंबटे आधार किसके बराबर होता है, यानी tan थीटा की। और BC कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, x मीटर है। और DC यानी DC हमें ज्ञात करनी है। और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, 45 अंश। तो ये जाएगा x बटे, यानी DC बराबर tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, यानी DC बराबर x मीटर। उसके बाद अब देखेंगे हम त्रिभुज AC और D में। लेंगे त्रिभुज AC D में, इसमें क्या हो जाएगा, यानी A से लेकर यहाँ से लेकर ये AC जो है ये है आपकी AB प्लस BC के बराबर। क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाए यानी ये तो हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा DC यानी आधार बराबर, यानी लंब बटे आधार ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, tan थीटा की। और AB प्लस BC कितनी दे रखी है, 1.6 प्लस x, ये हो जाएगी 1.6 प्लस x और बटे, यानी DC हमें क्या ज्ञात करनी है, और बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 अंश। तो ये जाएगा 1.6 प्लस x बटे DC, और tan 60 की वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थी √3, और इसके नीचे मान लेता हूँ मैं 1। फिर एक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका √3 DC बराबर 1.6 प्लस x। तो √3 और DC की वैल्यू कितनी रखी है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ वैल्यू दे रखी है x बराबर 1.6 प्लस x, और ये हो जाएगा आपका √3x, और ये जो x है प्लस की तरह का माइनस हो जाएगी बराबर 1.6। तो ये यहाँ पर बचेगा आपको, यानी यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा √3 और -1 बराबर 1.6। आगे हल करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों x बराबर 1.6 बटे √3 -1। अब क्या करेंगे हम, इसका हर का परिमीकरण कर देंगे। तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, इसका मतलब है कि √3 प्लस 1 की अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका √3 का वर्ग और -1 का वर्ग। तो हो जाएगा x बराबर 1.6 और √3 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा √3 का वर्ग करेंगे 3, 1 का वर्ग करेंगे 1। तो हो जाएगा x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, और बटे में 3 में से गया 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 2 की भाग करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 0.8 बार कैंसिल। तो हो जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1। इस प्रकार x की वैल्यू आ गई प्यारे विद्यार्थी आपकी, x बराबर 0.8 √3 प्लस 1। तो ये जाएगी आपकी पेडिस्टल की ऊंचाई, लेकिन आता है
पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मानी प्यारे विद्यार्थियों, एक्स ये जाएगी 0.8 √3+1 मीटर। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।